Hello students, this is Dr. Anju Beniwal from Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स में कंटेंट एनालिसिस को पढ़ेंगे। सामग्री विश्लेषण टेक्निक्स के अंतर्गत वे विशिष्ट तरीके आते हैं जिनके द्वारा कोई भी सोशलॉजिस्ट अपने तथ्यों को तार्किक या सांख्यिकीय विश्लेषण के पूर्व एकत्र तथा क्रमबद्ध करता है। यानी ये वो प्रविधियाँ होती हैं जिसके अंदर कोई भी रिसर्चर अपना जो भी टॉपिक होता है, जो भी विषय होता है रिसर्च का, उस विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है। और कोई भी सामाजिक अनुसंधान हो, उसका आधार हमेशा विश्वसनीय तथ्य होते हैं। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित स्रोतों का पता लगाने के पश्चात तथ्यों का संकलन करना चाहता है। पहले वो समस्या का चुनाव करता है, फिर उसके बाद उस समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उन सोर्सेस का पता लगाता है जिन सोर्सेस से वह अपने समस्या से संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। चूँकि तथ्य सामग्री के अभाव में उसका सारा का सारा अनुसंधान निरर्थक है, अतः वह ये निश्चित करता है कि किन किन स्रोतों से सामग्री या सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी रहेगी। सामग्री स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं। स्रोतों के निर्धारण के बाद वह उन टेक्निक्स के बारे में सोचता है जिनके द्वारा संबंधित तथ्यों को संकलित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे पहले सोर्सेज ढूंढेगा कि प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, यानी किसी व्यक्ति से बात करके सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर से या किसी बुक से, किसी जर्नल से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। फिर उसके बाद टेक्निक्स देखेगा कि कौन कौन सी प्रविधियों को काम में लेकर वह अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं, तथ्य, जानकारी एकत्र कर सकता है। तथ्यों के संकलन में कोई भी एक जो टेक्निक है वो प्रचलित नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्निक है जिस टेक्निक को काम में लेकर हम सूचना इकट्ठा कर सकते हैं, तथ्य एकत्र कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कई टेक्निक्स जो हैं वो काम में लाई जा सकती हैं। और जिन टेक्निक्स को काम में लाया जाए ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिन स्रोतों से सामग्री को प्राप्त करना है वे प्राथमिक महत्व के हैं या द्वितीयक महत्व के हैं। अब हम उन प्रविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा तथ्य सामग्री का संकलन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। अनुसंधान कार्य में समूह संचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री अनुसंधान की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक है। बेसिकली हम कोई भी रिसर्च क्यों करते हैं? किसी भी समस्या को लेकर हम उस समस्या के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, और जब हमें कारण पता चल जाते हैं तो उन कारणों को दूर करके उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सामग्री अनुसंधान जो है वो विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक है। आधुनिक युग में संचार साधनों में अभिवृद्धि होने के कारण हमें जीवन के विभिन्न पक्षों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। अभी कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके कारण हमें जीवन के जो अलग पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष हैं, उनके बारे में घर बैठे बैठे सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। परंतु इन सभी सूचनाओं का प्रयोग किस ढंग से किया जाए, क्या वे तर्क संगत हैं या क्या वे सभी विषय से संबंधित हैं, ये सारी बातें हमारे सामाजिक अनुसंधान में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। अतः एक विशेष प्रकार की प्रविधि, टेक्निक, जिसे हम वस्तु विश्लेषण कहते हैं, उसका विकास किया गया,
जो संचारों की सामग्री को व्यवस्थित रूप से वर्णित कर सके। जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को अरेंज्ड फॉर्म के अंदर बताया जा सके। क्योंकि कोई भी सामाजिक घटनाएं हों या राजनीतिक घटनाएं हों, वे गुणात्मक होती हैं और अमूर्त होती हैं, अतः उनका विश्लेषण करना एक जटिल कार्य हो जाता है। कोई भी सोशल इवेंट हो, कोई भी सोशल इंसिडेंट हो, कोई भी सोशल इश्यू हो, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क, आसान नहीं होता है उसका विश्लेषण करना। सामग्री के उचित विश्लेषण के लिए उसे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम उसको अलग अलग श्रेणियों में क्लासिफाई कर देते हैं। इसका यह प्रयोजन है कि सामाजिक घटनाओं की सामग्री को वैज्ञानिक तथ्यों में परिवर्तित किया जाए। सबसे पहले जो हमें घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उससे जो भी जानकारी हमें मिली है उनकी, उसको हम वैज्ञानिक तथ्यों में परिवर्तित करें ताकि वह समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके और भविष्य में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों का मार्गदर्शन भी कर सके। एक अच्छा रिसर्च वही होता है जो न केवल हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करे, बल्कि हमें नवीन अनुसंधान करने के लिए प्रेरित भी करे। सामाजिक विश्लेषण प्रविधि के पूर्व भी समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी संचार के जो रिकॉर्ड होते थे, उनका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते थे। जो साहित्यिक आलोचक हैं, वो लेखकों की जो कृतियाँ होती थी उनको अलग अलग उद्देश्यों से पढ़ा करते थे। जब आप राइटिंग वर्क करते हैं तो उससे पहले आप बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, उनके विचारों की गहनता और विषय या भाषा इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक समाजशास्त्री आदिम काल के लोगों के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज एवं विभिन्न प्रकार के पर्व और धार्मिक संस्कारों का पता लगाने के लिए प्राचीन रिकॉर्ड का प्रयोग किया करता था। आप ये मानकर चलते हैं कि जब भी हम कोई नवीन अनुसंधान करते हैं, कोई नई रिसर्च करते हैं, तो इसके लिए हम पुरानी रिसर्च जो की गई होती है उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उससे पहले की जो जानकारी थी वो हमें मिल जाती है। कभी कभी सोशियोलॉजिस्ट के सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जो तथ्य उनके समक्ष आए हैं, उसने एकत्र किए हैं, क्या वे प्रामाणिक हैं, सत्य हैं या नहीं हैं। तो प्रामाणिकता एवं सत्यता का पता लगाने के लिए जिस प्रविधि को काम में लाया जाता है, उसे आज हम विषय विश्लेषण कहते हैं। आधुनिक सामग्री विश्लेषण ने अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। नवीन प्रविधियों के अंतर्गत जिस नवीन तत्व को जोड़ा गया है उसे हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। अब अगर हम सामग्री विश्लेषण की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं एक परिभाषा बताना चाहूँगी बेयरलसन की। बेयरलसन ने कहा था कि विषय विश्लेषण संचार की व्यक्त सामग्री के वैश्विक, व्यवस्थित और कलात्मक विवरण हेतु एक अनुसंधान प्रविधि है। Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication। कि जो संचार माध्यमों के द्वारा हमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी सामग्री मिलती है, जो भी सूचना मिलती है, उसको हम व्यवस्थित करें, उसके हम ऑब्जेक्टिविटी का पता लगाएं और उसका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करें। उसके लिए हम लोग विषय विश्लेषण टेक्निक को काम में लेते हैं। एक अन्य परिभाषा कैप्लॉन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि सामग्री विश्लेषण एक दी हुई बातों के अंग के अर्थों की एक व्यवस्थित एवं मात्रात्मक ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करती है।
Content analysis attempts to characterize the meanings in a given body of discourse in a systematic and quantitative fashion. Content analysis basically क्या करता है कि जो दी हुई बातें हैं उसके अर्थों को एक व्यवस्थित और मात्रात्मक ढंग से सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव फैशन में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है, उसको डिस्कोर्स को क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वस्तु विश्लेषण जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चर हैं, उन चरों को मापने के लिए संचारों के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करने की प्रविधि है। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता है यह मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर होती है, फिर हमको उसको वैज्ञानिक उसमें परिवर्तित करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करने के लिए उसको क्वांटिफाई करना होता है, और उसके लिए हम कंटेंट एनालिसिस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो ये मात्रात्मक होती है। इसका प्रयोग सामान्यीकरणों यानी कि जनरलाइजेशंस के लिए किया जा सकता है। जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं उसका, कि उसी तरह की परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो उन रिजल्ट्स को हम उस पर लागू कर सकते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण है, यानी जो जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने स्वयं के विचारों का इसमें समावेश नहीं करता। इसमें क्रमबद्धता का गुण है, यानी सीरियली अरेंज्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीरियली अरेंज्ड किया जाता है। क्रमबद्धता का गुण इसमें पाया जाता है। अगर हम सार रूप में कहें तो वस्तु विश्लेषण निश्चित रूप से विश्लेषण की पद्धति से थोड़ा सा अलग है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता लोगों के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण ना करके या साक्षात्कार करके, बल्कि उसके संचारों को प्राप्त करता है और उन्हीं संचारों के प्रश्नों को पूछता है। हालांकि एक तरीके से हम अवलोकन, साक्षात्कार कर रहे हैं, परंतु इस ढंग से करते हैं कि लोगों का व्यवहार स्वयं तक ही सीमित है। इस पद्धति द्वारा हम चरों, वेरिएबल्स का निरीक्षण एवं मापन करते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर्स की सेवाएं आसानी से उपलब्ध होने के कारण हम इस पद्धति का और भी सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें वस्तु विश्लेषण की रूपरेखा के निर्माण के प्रमुख चरणों की, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आउटलाइन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। वस्तु विश्लेषण की रूपरेखा के निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं। हम जब कंटेंट एनालिसिस की एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है उपयोगी तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा। हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपनी समस्या से संबंधित तथ्यों को, सूचनाओं को, आंकड़ों को एकत्र करते हैं ताकि उनकी उपयोगी सारणी बनाई जा सके और व्यर्थ के तथ्यों के संकलन से बचा जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च में अनावश्यक तथ्यों का संकलन ना करें, सिर्फ उन्हीं तथ्यों का संकलन करें जो कि आपके विषय से संबंधित हैं। जो समस्या का चुनाव आपने किया है उस समस्या से संबंधित है। सेकंड स्टेप इज़ अध्ययन की इकाइयों का चयन।
सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ स्टडी। अब जब आपने एक रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले उपयोगी तथ्य जो हैं उनको एकत्र करना शुरू किया, एक सारणी बना दी। इसके बाद संगतपूर्ण तथ्यों को एकत्र करने के लिए ये निर्णय लेना होता है कि किनको इकाई माना जाए। जब आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड कि हमें उसमें से किसको यूनिट मानना है। अब इकाई के अंदर अगर हम अखबारों की बात करें, अब अगर अखबारों के अंदर हम देखें तो संपादकीय लेख, पूर्ण पृष्ठ, पैराग्राफ या स्तंभ, कोई भी इकाई हो सकता है। इसमें से हम किसी को भी इकाई के रूप में चुनाव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज सारणियन का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स। विषय विश्लेषण में सारणियन का निर्माण पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए, सबसे पहले कर देना चाहिए, ताकि तथ्यों के सारणियन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। पहले से आपने टेबल्स बना दी, आप उन टेबल्स के अकॉर्डिंगली आप उनमें डाटा पुट करते जाएंगे, उसमें तथ्य जो है वो रखते जाएंगे। तो सारणी का निर्माण पहले ही कर देना चाहिए। फोर्थ स्टेप इज अध्ययन के स्वरूप की रूपरेखा, द आउटलाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टडी। अध्ययन के स्वरूप की रूपरेखा तैयार करने में चरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। चरों की सूची तैयार कर ली जानी चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके आधार पर ही संकेतन का कार्य संपादित किया जाता है। अब उनके आधार पर अध्ययन का प्रारूप तैयार किया जाता है। जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल्स के बेस पे हम अपना स्टडी जो है, हमारा अध्ययन जो है उसका बेस तैयार करेंगे, उसका आधार तैयार करेंगे कि हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें वेरिएबल्स जो हैं उनको डिसाइड कर लेना चाहिए, उनकी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए और उसके बाद हमारा अध्ययन शुरू करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप इज श्रेणियों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैटेगरीज। श्रेणियों का निर्माण चरों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे? जिस तरह के हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमने चर लिए हैं, उन चरों के आधार पर हम कैटेगरीज का निर्माण करेंगे। कैटेगरीज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या उन श्रेणियों में तथ्यों को सुगमतापूर्वक रखा जा सकता है, यानी आसानी से क्या हम उनको उन श्रेणियों के अंदर अपनी जो तथ्य हैं, हमारी जो सूचनाएं हैं, उनको आराम से रख सकते हैं। जितने चर हैं उनको अलग अलग श्रेणी में रखना चाहिए, यानी जितने चर होंगे उतनी श्रेणियों का निर्माण किया जाना चाहिए। सिक्स्थ स्टेप इज श्रेणियों की परीक्षा, वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरीज। आपने श्रेणियां बना दी, उसके बाद सामग्री विश्लेषण को वैषयिक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि श्रेणियों की परीक्षा की जाए ताकि उनकी सार्थकता का पता लग सके। हम उसके बाद टेस्ट करेंगे कि जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं वो सही है या नहीं है, वो सार्थक है या नहीं है, यानी उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो श्रेणियों की परीक्षा किया जाना ज़रूरी है। सेवंथ स्टेप इज सामग्री का विश्लेषणात्मक वर्णन, एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट। विभिन्न श्रेणियों में रखी गई सामग्री का विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाना चाहिए। जो भी सामग्री आपने विभिन्न श्रेणियों में रखी है, अलग अलग कैटेगरीज में रखी है, उसका एनालिटिक डिस्क्रिप्शन करना ज़रूरी है कि वो सामग्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उस सामग्री से हमें क्या ज्ञात होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रतिवेदन का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसका जो लास्ट
हमारे पास काम होता है वो रिपोर्ट राइटिंग का होता है। जो कुछ भी काम हमने किया होता है उस सारे काम को हम उस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मेंशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन निर्माण में सभी चरणों का वर्णन किया जाता है। ऑल स्टेप्स, जितने भी हमने स्टेप्स को फॉलो किया है, वी हैव टू मेंशन ऑल द स्टेप्स। प्रतिवेदन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें सारणियाँ होनी चाहिए ताकि पक्षपात का आरोप ना लगाया जा सके। टेबल्स को इसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो टेबल्स जो हैं वो आपकी स्टडी को प्रूव करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कथन, उदाहरण या नमूनों का वर्णन भी इसमें किया जा सकता है। साथ ही अध्ययन की सीमाओं एवं कठिनाइयों का भी उल्लेख किया जाए। आपने जब स्टडी की तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसके अंदर फेस करनी पड़ी, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें भविष्य की और संकेत का भी समावेश किया जाए जिससे कि अन्य अनुसंधानकर्ताओं को जो कठिनाई हो रही हैं उसमें कमी आ सके। अगर आप ये बता देंगे उसके अंदर कि फ्यूचर में ये स्टडी इस तरीके से बेनिफिशियल होगी या फ्यूचर में इस स्टडी के आधार पर हम ये कह सकते हैं या फ्यूचर में इस स्टडी के आधार पर और अध्ययन किए जा सकते हैं, तो जो दूसरे अनुसंधान करता है उनके लिए कुछ कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। जहाँ तक राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में इस पद्धति के विश्वसनीय होने का प्रश्न है, तो ये कई बातों पर निर्भर करता है। अगर हम इस पद्धति की विश्वसनीयता की बात करें तो इसकी निर्भरता कई बातों पर होती है। मुख्यतः अनुसंधानकर्ता स्वयं के व्यक्तिगत गुणों, निष्पक्षता, योग्यता एवं सूझबूझ पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर कोई अनुसंधानकर्ता अखबारों का चुनाव करता है तो उसे ये देखना होगा कि कौन सा अखबार राष्ट्रीय स्तर का है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तथा किस अखबार की रेपुटेशन है, तथा किसका अधिक सर्कुलेशन होता है, किस विचारधारा का समर्थन करता है, किस दल विशेष से है, इत्यादि। यानी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिसर्च को और ज़्यादा वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सारी चीज़ें अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और योग्यता पर निर्भर करती है कि वो किस तरह से तथ्य संकलन के लिए वस्तुओं का चुनाव करता है। इसके अतिरिक्त सामग्री विश्लेषण में परिभाषाओं के रिफाइनमेंट में धैर्य से परीक्षण करना है तथा तथ्यों के वर्गीकरण करने में उन लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी देना होता है जिनको ये कार्य सौंपा गया है। तो जो रिसर्चर है उसको एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसको ट्रेंड होना चाहिए, तभी वह सही मायने में विषय विश्लेषण की जो टेक्निक है उसको अच्छे से काम में ले पाएगा।